हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग। एक्चुअल में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 प्लानिंग, इससे पहले जो प्लानिंग का वीडियो अपलोड हुआ है और उस प्लानिंग के पुराने वीडियो में आप पढ़ चुके हो एक्चुअल में प्लानिंग है क्या, प्लानिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड लिमिटेशंस आप प्लानिंग के पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग के कंपोनेंट्स। एक प्लानिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली अगर लिटरली आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मली किसी से भी कि प्लानिंग कैसे की जाती है, तो आप मान सकते हो कि कुछ भी आप बोल दोगे कि मैंने सब कुछ फ्यूचर को देखा, फ्यूचर को एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज को देखते हुए मैंने अपना प्लान बना लिया। लेकिन अगर लिटरली देखा जाए और प्रोफेशनली देखा जाए, जो मैनेजर्स होते हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्लान करने के लिए प्लानिंग में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में इनको सोचना पड़ता है। और वो सारे एलिमेंट्स एक प्लानिंग प्लानिंग एक बहुत बड़ा वाइडर वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं, स्कोप इसका काफी वाइड है। और प्लानिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें मिलके एक अच्छा प्लान बनाती हैं, उन प्लानिंग के कंपोनेंट्स को, उन प्लानिंग के एलिमेंट्स को आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं प्लानिंग के कंपोनेंट्स कि प्लानिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्लानिंग बनाने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट लगता है, वो की ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो कि मैं आपको पहले वीडियो से बताते चला रहा हूं, आपके टारगेट, आपकी मंजिल, आपको जाना कहां है। ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है? सेटअप बाय टॉप लेवल, आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल डिसाइड करता है। सेकंड, डिफाइन व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव आपको बताया है कि भाई करना क्या है। सबसे पहले पहले ऑब्जेक्टिव आपको बता देता है कि आपको ये काम करना है, आपको एक टास्क दे देता है और उस टास्क के अकॉर्डिंग आपकी सारी प्लानिंग आपकी उस टास्क के लिए अकॉर्डिंग होती है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सारे स्टेप्स आप उठाओगे, वो सारे स्टेप्स प्लानिंग में की कैटेगरी में आते हैं। एंड क्या है? गाइड्स फॉर ओवरऑल प्लानिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूरे ओवरऑल प्लान का गाइड कौन होता है? ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग का फर्स्ट नंबर का जो ऑब्जेक्टिव हुआ, फर्स्ट नंबर का कंपोनेंट हुआ, वो रहा आपका क्या? ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या होते हैं? रूल्स। रूल्स किसी भी चीज को करने के एक जो वे होता है ना, उसको एक सिस्टमेटाइज कर देते हैं। रूल्स कहीं भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। नॉर्मली रूल्स क्या होते हैं? रूल्स का मतलब होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये बता रहे हैं कोड ऑफ, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपको रूल एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कुछ नियम, कुछ रूल्स जिनको सबको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्शन के टाइम पर देखते होंगे आचार संहिता करके लग जाती है कुछ, तो उसको सारे कैंडिडेट्स को उसका फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स को। ऐसे ही यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल्स की एक सिस्टमेटाइज्ड रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात करते हैं कि और क्या करते हैं रूल्स। भाई ऑल रूल्स हमें बताते हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, और व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना चाहिए। तो रूल्स आपको एक पॉइंट तो आपको ये बताते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है, एक पॉइंट आपको बताएंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड लास्ट क्या बताता है रूल्स आपको? कंपल्सिव इन नेचर। रूल्स का नेचर कैसा रहता है? कंपल्सिव रहता है, मतलब हर किसी को रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कंपल्सरी रहता है, मैंडेटरी रहता है, पर्यायवाची शब्द। तो मैं आपके क्या बता रहा हूं कि कंपल्सिव इन नेचर मतलब अगर आप इनको फॉलो करोगे तो अप्रिशिएट किए जाओगे, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी मिल सकती है या फिर पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये हुए आपके रूल्स। थर्ड क्या हो रहा है? पॉलिसी। पॉलिसी मतलब आपकी नीति। नीति मतलब मुझे को नहीं पता, इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश आती है। पॉलिसी, पॉलिसी मतलब पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड रहती हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फॉलो करने के लिए जो रास्ता होता है ना, और रास्ते पर चलने का मैनर, आपका जो मैनर है, आपके काम करने का तरीका है, वही आपकी क्या है? पॉलिसीज। कुछ आपके खुद के रूल्स आप अपने एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि मेरा, मैं मान लो मेरा एक गारमेंट्स का काम है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल है मेरी, या फिर गारमेंट्स का काम है, कपड़ों का काम है, और मेरी ये पॉलिसी है कि मैं कभी भी उधार नहीं करूंगा। तो मेरी एक पॉलिसी है, जरूरी नहीं कि ये रूल हो, गवर्नमेंट इसको माने या ना माने, ये मेरी खुद की, अपने खुद के पॉलिसी है, अपनी खुद के इंट्यूशन है मेरे कि मैं उधार नहीं करूंगा, है ना।
कई लोग अपनी खुद की पॉलिसी बनाते हैं कि मैं दिन भर में बस 10 यूनिट का ही सेल करूंगा, ये हमारी पॉलिसी है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो इस तरीके से आपके कुछ खुद के काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पॉलिसी। ये मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव्स पर बेस रहती हैं। पॉलिसी आदमी बनाता ही इसलिए है कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी हो कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने का ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ही टिपिकल वे होता है पॉलिसी। समझ रहे हैं आप? तो पॉलिसी क्या रही आपकी, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑन वे ऑफ हैंडलिंग परफॉर्मेंस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि फोर्थ नंबर के कंपोनेंट जो कि प्लानिंग में आता है वो है क्या, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होता है भाई, प्रोसीजर कुछ नहीं होता है, आपकी जो एक्टिविटीज होता है ना, उन एक्टिविटीज को एक सिंक्रोनाइज लेवल में, एक सिस्टमेटिक वे में आपको उसको सेट कर देते हो ना, तो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर यहाँ पर आके सबसे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर आपका मटेरियल जो कि एलिमेंट्स हैं आपके टॉपिक के वो लिखूंगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं प्रोसेसिंग लाऊंगा एडिटिंग की, और एडिटिंग की प्रोसेस के बाद मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिस्टमाइज्ड वे में चल रहा है ना मेरा काम, क्रोनोलॉजिकल वे में। उसी तरीके से प्रोसीजर होता है, क्या होता है, सीक्वेंस टू कैरी ऑन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने का सीक्वेंस होता है प्रोसीजर। मतलब पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यानी कि स्टेप 1 के बाद सीधा स्टेप 4, सीधे गिर सकते हैं अपन, गिर सकते हैं क्या, गिरेंगे, और बिना इंश्योरेंस के कुछ मिलेगा भी नहीं। तो और क्या रहता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चों क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम होता है क्रोनोलॉजिकल का मतलब। तो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे प्रोसीजर होते हैं, वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। यानी कि डे बाय डे हो सकता है, आवर बाय आवर हो सकता है, मंथ बाय मंथ हो सकता है। मींस अकॉर्डिंग टू द टाइम, जिस काम का, जिस एक्टिविटी का जो काम डिसाइड है, जो टाइम डिसाइड है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना। तो आपका ये फोर्थ नंबर का एलिमेंट हुआ क्या, प्रोसीजर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि फिफ्थ नंबर की, वो क्या है, मेथड। अब सर मेथड क्या है, मेथड क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ वर्क। किसी भी काम को करने का सबसे स्टैंडर्ड और सबसे सिंपल और सबसे एफिशिएंट तरीका जो आपने ढूंढा वो मेथड होती है। जैसे कि आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी आपने 10th में, है ना, तो मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सॉल्यूशन होता है किसी भी टॉपिक का, लेकिन एक मेथड उसकी ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो उस मेथड को हम क्या, उसी मेथड को हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा समझ में आ जाए लोगों को, इजी भी हो और हमारे लिए फायदे वाली भी हो। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं मेथड की। मेथड वो बहुत सारे वेज होते हैं ना काम करने के, जैसे कि कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है ना, उस बेस्ट काम को ही हम क्या बोल सकते हैं, मेथड। और ये क्या होता है, सिंप्लीफाइज द वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी भी काम को करने का जो टास्क है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का जो रास्ता है उसको आसान कर देता है, कौन, मेथड, जो कि आपका 5th नंबर का इंप्लीमेंट एलिमेंट है। और इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो मेथड क्या होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान ऑफ डूइंग अ वर्क। अब बात करते हैं 6 नंबर की, ये तो सबको पता होगा, इस नाम की चीज तो ये अधिकतर लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है। सबसे ज्यादा क्या बिगड़ा हुआ है लोगों का, बजट। तो हम बात करते हैं बजट की। तो बजट क्या है, इससे पहले आप लोगों ने बजट के बारे में सुना बहुत होगा कि मेरा बजट नहीं है, बजट ऊपर जा रहा है, बजट नीचे जा रहा है। बट बजट को आप डिफाइन कैसे करोगे, अगर आप कोई पूछे आपसे कि बजट होता क्या है, तो आप बजट को डिफाइन कैसे करोगे। तो बजट को डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं कि बजट क्या है, स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। वो स्टेटमेंट जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल मीन 0 to 9 वगैरह, जो कि नंबर्स में हो, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बजट। वो तो ठीक है भाई, बजट नंबर्स में तो कुछ भी हो सकता है, बच्चों के टाइम टेबल भी हो सकते हैं, पहाड़ी भी हो सकते हैं 2 3 4 5 6 का। तो हम बात करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स में ऐसी कौन सी चीज जिसको हम बजट कह सकते हैं। तो उस स्टेटमेंट को कह सकते हैं जो कि दिखाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दैट, a numerical statement that simplifies what, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बजट। तो आपका 6th एलिमेंट हुआ आपका बजट। अब बात करते हैं प्रोग्राम की।
भाई प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम वो होता है जो ओवरऑल आपके टास्क जो हुए, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस हुई, ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस को साथ में लेके चलता है। एक साथ अगर हम उसको प्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे, अगर प्रोग्राम के बारे में बात करें, अगर आपके कंपनी में कोई पूछा जाए कि आपके इस प्रोजेक्ट का प्रोग्राम बताइए, आपका प्रोग्राम फंक्शनिंग क्या है, तो आप दे सकते हैं कि आप इसको ले लो, ऑब्जेक्टिव्स को ले सकते हैं, आप रूल्स को ले सकते हैं, पॉलिसीज को ले सकते हैं, एंड मेथड्स को ले सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला के सारे, इन सारे जो आपने पढ़ रखे हैं, जो सारे आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, इन सब का एक समरी जो होता है वो प्रोग्राम होता है। मीन्स प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लानिंग। इसमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, रूल्स एंड पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों की समरी क्या होता है? प्लान। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब होता है कि आपकी व्यूह रचना, मीन्स आपकी कूटनीति, आपका कितना दिमाग शार्प है किसी भी काम को करने के लिए, कि आपको स्ट्रेटेजी मतलब, हाँ वही शार्प माइंडेड। आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है स्ट्रेटेजी के अंदर बिजनेस का, कि आपके काम करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। चलिए ठीक है, आपने ये सब डिसाइड कर लिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आपने अपने रूल्स डिसाइड बना लिए, आपने अपनी पॉलिसी डिसाइड कर ली, आपने प्रोसीजर्स बना लिए, मेथड बना लिए, एंड बजट भी बना लिया, और इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपने प्रोग्राम भी बना लिया। लेकिन अब बात होती है कि आप उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये सारे आपने प्लान बनाए हैं, प्लानिंग के अंदर जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने एस्टेब्लिश किए हैं, इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है? तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस। आपको अपने बिजनेस करने का ब्लूप्रिंट, आपकी कूटनीति, आपका दिमाग कितना चतुर है, वो चीज आपकी स्ट्रेटेजी में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या? इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो स्ट्रेटेजी आपकी रहती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस्ड रहती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक रहता है, कीप ऑन चेंजिंग। और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, उस प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए आप अपनी एक्टिविटीज को मूव करना, आप अपने प्लानिंग को चेंज करते रहना। तो वो चीज आती है स्ट्रेटेजी में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेस होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जोमेटो एंड स्विगी का। तो जोमेटो एंड स्विगी, मार्क उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च करना है, लेकिन वहां नहीं जहां पर हमारी एफिशिएंसी कम हो। उन्होंने को पता है कि आज का जो यूथ है वही फास्ट फूड खाता है। स्ट्रेटेजी रही उनकी है, आज का यूथ ही फास्ट फूड खाता है, और यूथ टीवी कम देखता है, सोशल मीडिया देखता है। तो आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो जोमेटो एंड स्विगी के अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, पहले से ही प्लान रहता है कि आपको किस तरफ जाना है। बाहुबली अगर देखी हो तो त्रिशूल व्यू करके एक उन्होंने एक युद्ध नीति अपनाई थी, तो वो भी एक उनकी स्ट्रेटेजी थी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं जानता, तो कालकेय भी नहीं जानता होगा। ठीक है, तो यही एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके किसी भी काम करने का जो बेस्ट शॉर्टकट होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। तो ये थे आपके प्लानिंग के कंपोनेंट्स। तो अभी जल्दी जल्दी आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक अच्छे प्लान में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। 2 मिनट का टॉपिक है आज, 2 मिनट का टॉपिक और समझते हैं, और आज ये प्लानिंग टॉपिक हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। अभी मैं 30 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो के तरफ। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या? एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल प्लान। एक अच्छे प्लान में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए। जैसे कि आपने प्लानिंग के बारे में इससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, इससे पहले ही आपने जो पढ़ा है कि प्लानिंग के कंपोनेंट्स, प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। उन सारे प्लानिंग के एलिमेंट्स को समझने के बाद मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स एक बनाते हैं प्लान, और उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है। लेकिन उस प्लान को बनाते टाइम उसको कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है, कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं आपका प्लान कैसा होना चाहिए। मैं आपके प्लानिंग की क्वालिटी बता रहा हूं। जो लड़की वाले दूल्हे में गुण ढूंढते हैं ना,
वही आपको प्लानिंग में ढूंढना है कि क्या क्या चीज होती है प्लानिंग में, क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए। लिमिटेशंस तो आपने पढ़ी ली, तो अब अच्छी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो प्लान कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। प्लानिंग आपकी जो बना रहे हो वो आप सिंपल होना चाहिए और सबके समझ में आ जाए ऐसी होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग मोस्टली कौन बनाता है? टॉप लेवल। और इम्प्लीमेंट किससे करानी होती है? मिडिल लेवल से और लोअर लेवल से। तो आपने टॉप लेवल ने प्लानिंग तो बना ली, लेकिन आपकी प्लानिंग समझ में नहीं आ रही आपके नीचे के लोगों के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, जो फ्लो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लो नहीं बन पाएगा। तो सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेकंड वर्क उसमें क्या होना चाहिए आपके प्लानिंग में? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स जो आपने एस्टेब्लिश किए हैं उनको ही क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, मंजिल साफ दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आपको भूल भुलैया आगे आपको लेफ्ट मिलेगा, आपको लेफ्ट नहीं लेना, राइट नहीं लेना, या फिर दोनों नहीं लेना। तो कुल मिला के कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे? फ्लेक्सिबिलिटी। हैंडराइटिंग थोड़ी इग्नोर कीजिएगा, जल्दबाजी में की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बोलकर, तो उससे आप समझ लीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एक अच्छे प्लान में, मींस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? बच्चों फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए कि जैसे आपको इससे लास्ट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कैसा रहता है? डायनामिक रहता है। डायनामिक मींस चेंज होता रहता है। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट साल के बीच में चेंज हो गया तो आप अपना प्लान तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो आपको अपने प्लानिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, इन केस अगर ऐसा हो गया तो आपको अपना प्लान इजीली चेंज कर सको, इजीली अपने प्लान को फॉर्म कर सको। आप अपने प्लान में ऐसे इम्प्लीमेंट ऐसे कंपोनेंट्स ना रखें, ऐसे आप अपने प्लान में कुछ चीजें ना रखें जिससे कि आपको बाद में प्लान चेंज करने में प्रॉब्लम आए। समझ रहे हैं आप? और फोर्थ पॉइंट आपसे बोल रहा है इकोनॉमिकल। आपका प्लान जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, ज्यादा खर्चा हो ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है और आपका काम उतना ही एफिशिएंसी से नहीं हो पा रहा। तो आपका प्लान, आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका प्लान इकोनॉमिकल हो, मितव्ययी हो, कम खर्चे वाला हो। अब एक पॉइंट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी। आपके प्लान में स्टेबिलिटी होना चाहिए, मींस स्टेबल होना चाहिए। तो अब यहां पर जो लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन उठा होगा, और जो लोग सीख करते जा रहे हैं वीडियो को उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेबिलिटी मैंने जब यहां वर्ड ले रहा है तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन क्या? कि सर आपने इससे पहले बताया कि आपका प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अभी आप बोल रहे हो कि हमारे प्लान में स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो भाई किसकी सुने, फ्लेक्सिबिलिटी की या फिर स्टेबिलिटी की? आपको दोनों की सुनना है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी और स्टेबिलिटी की। तो इनमें कंफ्यूजन दूर करने का इतना सा है कि कल के दिन अगर डायनामिक चेंज आता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में तो आपका अपने प्लान चेंज कर सको। और इसमें स्टेबिलिटी किस चीज की होनी है? स्टेबिलिटी होगी ऑब्जेक्टिव्स की। आप अपने मंजिल से नहीं भटकेंगे, भले ही आपका रास्ता चेंज हो जाए फ्लेक्सिबिलिटी में, लेकिन आपकी मंजिल की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मींस आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आपके डायरेक्शंस जो हैं वो स्टेबल होना चाहिए। भले ही आपकी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स स्टेबल रहेंगे। समझ में आया फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में डिफरेंस? कि मैं बात क्या कर रहा हूं यहां पर? बात मैं कर रहा हूं एक्शन की, फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्शन। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स की, और स्टेबिलिटी इन ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की स्टेबिलिटी एंड एक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी में आप अंतर करना सीख गए। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको अपने प्लान में एक चीज शामिल जरूर करनी चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉइज जो हैं, आपके जो मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल के, तो जब आप एक प्लान बना रहे हो तो आप इनका भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए प्लान बनाते समय। मींस पार्टिसिपेशन के से मेरा मतलब है कि आपको इनके सजेशंस मांगने चाहिए अगर आप प्लान बना रहे हो। जैसे कि आप बॉस हो और मैं आपके पास एम्प्लॉय हूं, तो एज अ बॉस आपको क्या करना चाहिए? मेरे को बुलाना चाहिए और मुझसे सजेशन। भले ही आप बनाएंगे प्लान आपके बॉस, लेकिन सजेशन अगर आपके एम्प्लॉयज देते हैं तो आपका प्लान कई हद तक बेटर बन सकता है, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग एनवायरनमेंट में ये लोग रहते हैं।
वर्किंग प्रोसेस इनका रहता है, आपके बॉसेस जो हैं जो प्लान बनाते हैं उनका मेंटल प्रोसेस रहता है, तो वो मेंटली काम करते हैं, वो एजम्पशन के बेस पर अपना प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करते हो अपने प्लान में, तो वो आपको एक्चुअल वर्किंग कंडीशन से आपको रूबरू कराएंगे, जिससे कि आप अपना प्लान और अच्छा बना सकते हो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज कर सकते हैं आप अपने प्लानिंग में, एसेंशियल है। एक आपका जो प्लान है 7th नंबर आप बताएं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ही नहीं होना चाहिए कि जो आपने मैनेजर्स की बुक्स में पढ़ा है, जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हो, आपने एमबीए कर रखा है उसमें आपने पढ़ा है, वैसे ही प्लान नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड रहते हैं, और मैनेजमेंट हम करते हैं इंसानों के ऊपर, तो इंसान अलग अलग होता है, ह्यूमन बींग्स अलग होती हैं, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल भी होना चाहिए उसमें। और नेक्स्ट है कि आपका प्लान कैसा होना चाहिए, बैलेंस। जैसे कि आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग इंडिविजुअल्स टाइप के लोग काम करते हैं, तो इन सबकी एक्टिविटीज में एक बैलेंस बना रहे, ऐसा आपको कोशिश करना चाहिए प्लान बनाते समय। तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे सेक्शंस में एक बैलेंस, एक हार्मोनी बना के रखे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर भी फिनिश हुआ। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल, मैसेज, इंस्टा, व्हाट्सएप, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। और जैसे कि पहले भी बताया था कि 2-2 यूनिट्स करके हमें लाइव सेशन रखना है, तो लाइव सेशन में भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और जैसे कि आपको 4th चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप रिवीजन करते रहिए, आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।